नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अज़हर और आपका होस्ट हूँ आज के एक स्पेशल मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज के जर्नलिज्म से उनका तल्लुक़ है, जर्नलिस्ट हैं और मौत के खिलाड़ी रहे हैं। बड़ी करीब से उन्होंने मौत को देखा हुआ है, तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मौत पे राज करने वाला मैं कहूँगा मेरा सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट राजा साकिब, वो मेरे साथ है मैनचेस्टर से ऑनलाइन। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रब्बे जलील के नाम से, जो बड़ा ही रहीम व गफूर है और हमारी खताएं माफ़ फरमाता है। हर दिन एक नई सुबह देता है कि हम जिंदा हैं और जिंदाओं की ज़मीन पर हैं। तो आए आगे बढ़ते हैं। तो राजा साकिब साहब, आपको विल्सन टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बड़ा ही दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने इतनी इज्जत दी और आपने जो तारुफ करवाया, मैं तो हैरान हो गया हूँ। बहरहाल आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है। तारुफ में मैंने दो एक अल्फाज जो मिसरे जो बोले हैं वो वाकई एकदम आप भी हैरान हो गई, ये कहाँ से इसने ले ली है, क्योंकि मुझे आपकी एक पोस्ट याद है। मैं देखता रहता हूँ आपको अक्सर का और कोशिश करता हूँ कि आपको अप्रिशिएट भी किया जाए, क्योंकि आप बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, मजे हुए सहाफ़ी हैं। वो उसकी वजह ये थी कि आपने एक जगह पे शायद लिखा था किसी आपने कॉलम में या किसी पोस्ट में कि मैंने बहुत ही मौत को करीब से देखा जब कभी आप पाकिस्तान में सहाफत करते थे या रिपोर्टिंग किया करते थे। शायद जनरल मुशर्रफ का जमाना था। मेरे ज़हन में वही आज तक इमेज है, मौत के खिलाड़ी रहे हैं, आपने मौत को बड़ी नजदीक से देखा। वो आपका मिसरा यही था जो आज भी इस वक्त मेरी बिल्कुल वही ज़हन में है। Anyway, ये बताइए कि कैसा माह रमजान गुजरा आपका? माह रमजान इस दफा तो बिल्कुल, जो रमजान की बरकत है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन बड़ा खामोश है। ज्यादातर जब टीन एज में थे हम लोग, तो आपको पता है कि उस जमाने में मेरा ताल्लुक चूँकि गुजरांवाला से है, तो वहाँ पर हम लोग बड़ा मतलब रमज़ान को बड़ा एंजॉय करते थे। शाम को तरावी के लिए दोस्तों के साथ मिल के जाना, अफ्तारी के टाइम पे कभी किसी के घर कभी किसी के घर, वो मज़े वैसे भी यूके में कम है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही कम हो गए। ऊपर से हम लोग सहाफ़ी हैं और सहाफ़त में आपको पता है कि मैनचेस्टर में या यूके में ये होता है कि हर अफ्तारी जो है वो किसी न किसी इवेंट पे होती है, तो एक अच्छी लग्जरी किस्म की अफ्तारी होती है। इस दफ़ा उनसे भी हम लोग रह गए, तो इस दफ़ा हमें घर पे ही अफ्तारियाँ करनी पड़ रही हैं। ये एक ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ है कि जो मुफ्त की अफ्तारियाँ थी बाहर, वो अच्छी अफ्तारियाँ वो इस दफ़ा नहीं हमें मिली। लेकिन कोई नहीं, रमज़ान की जो है बरकत चल रही है ना। लेकिन ये भी तो एक खूबसूरत महीना बन गया है किसी न किसी वजह से कि आप अफ्तारी और सहरी बिल्कुल अपने घर में कर रहे हैं और अपने घर के अफराद के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बताया ना जी, कई सालों के बाद ये ऐसा हुआ कि हम लोग सहरी तो चले घर में ही होती है, अफ्तारी जो है वो हमारी कभी भी बहुत मुश्किल होता है जिस दिन हम अफ्तारी जो है वो घर पे करें, वरना ऑलमोस्ट बाहर ही होती हैं अफ्तारियाँ। ऊपर से अफ्तारी के साथ साथ रमज़ान के ये जो कोरोना का मसला बन गया ना, इसकी वजह से भी घर में तो है, लेकिन एक अजीब सी वो कहते हैं ना, एक फिजा, बड़ी खौफजदा सी फिजा है इस वक्त पूरी दुनिया में। मैं यूके की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, खौफ की फिजा है। उसकी वजह से थोड़ा सा पैदा हो गया माहौल में एक खौफनाक सूरत हाल, अदरवाइज तो माशाल्लाह बेहतरीन है। आपने खौफ की बात की तो खौफ से खौफ तारीख करने वाली बात चल निकली है, तो क्या बताएंगे नाजरीन को, क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा जो है लेटेस्ट अपडेट भी होती है और आप इस पर आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, आप जंगलों में भी गए हैं और क्या कहते हैं कि टाउन साइड पे भी गए हैं और वहां भी जाके आपने माहौल देखा है, रोड देखा है, दुनिया देखी है। तो इस माहौल में खौफजदा जो एक रोड पे जहाँ हजारों गाड़ियां एक दिन में गुजरती थी, वहां चंद गुजरी, तो आपने वो माहौल देखा। मैंने वो आपकी वीडियो भी देखी, वायरल भी हुई। और इसके अलावा आप क्या कहेंगे कोरोना के हिसाब से, क्या एहतियाती तदाबीर कुछ चल रही है, कुछ लॉकडाउन कम हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे?
शहीद साहब, जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, मैंने जब से मैं यूके में आया हूँ, मैंने पहली बार ये माहौल देखा है कि जिन सड़कों पे मुझे 2-2 घंटे या जिस वक्त हम बाहर निकलने से बहुत डरते थे कि यार इस टाइम नहीं जाना बाहर, बहुत रश होएगा, तो इस दफा तो इन दिनों में तो पिछले 2 महीने से तो मैं ये देखता था कि एक गाड़ी नजर आती थी किसी सिग्नल पे खड़ी हुई, और वो भी इक्का दुक्का की सड़क पे। शाहराहें, बड़ी बड़ी शाहराहें खाली पड़ी, मोटरवेज बिल्कुल खाली पड़े हुए, पार्किंग जो बड़ी बड़ी पार्किंग होती थी खाली पड़ी हुई। जाहिर है इतना खौफ पैदा किया है इस कोरोना ने, खासकर यूरोप में स्पेशली इतना खौफ पैदा किया लोगों में कि इतनी सख्ती मैंने पुलिस की या हुकूमत की नहीं देखी है, लोगों को खुद मैंने खौफजदा देखा और वो घरों में बैठे रहे। लेकिन अभी पिछले जो हमारे यहाँ के बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने बड़ा कंफ्यूज्ड एक ऐलान किया जी कि स्टे अलर्ट। उन्होंने जो स्टे होम का स्लोगन था उसको हटाकर स्टे अलर्ट कर दिया। फिर कुछ सर्टन उन्होंने जस्टिफिकेशन पैदा कर दी कि आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, एक फैमिली मेंबर को मिल सकते हैं। वो इतना कंफ्यूज्ड कर दिया लोगों को, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने बाहर जाना है या नहीं जाना। ऊपर से लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल जो है वो काफ़ी कंट्रोल भी हुई है, नए केसेस और अमवात जो है वो 1000 तक चली गई थी एवरेज पर डे, 800-900, वो अब कम होकर 100-200 पर आ गई है। तो शायद उससे भी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बार गया हुआ था मार्केट में सामान लेने के लिए, क्योंकि ईद आ रही है तो उसके लिए कोई खरीदारी थोड़ी सी घर में खाने पकाने की जाना पड़ा। तो मैंने देखा कि गाड़ियां आज मुझे काफी वही क्यूज नजर आई हैं गाड़ियों की, और मैं हैरान हो गया। बल्कि मेरी मिसेस साथ थी, मैंने उसको भी कहा कि ये तो आज मुझे लग ही नहीं रहा कि जैसे हम लॉकडाउन में हैं या कोई ऐसा खौफनाक सूरत हाल देखी है हमने। मेरा ख्याल है कि रूटीन पे अब दुनिया शायद वापस आना शुरू हो गई है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि इसके बताया जा रहा है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी भी इसके सेकंड फेज का बहुत बड़ा खतरा है। और अगर आपको याद हो कि सार्स जो बीमारी आई थी 1912 में शायद या 1922 में आई थी, उसमें जो ज्यादा अमवात हुई थी उसके सेकंड फेज में हुई थी, क्योंकि फर्स्ट फेज को बड़ी जल्दी ओपन कर दिया गया था। 6 महीने के बाद उसको ओपन कर दिया था लोगों ने कि अब खत्म हो गया है, लेकिन उसमें 5 मिलियन डेथ्स जो हैं, अफेक्टेड लोग जो हैं वो सेकंड फेज में हुए थे, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया कि वो खत्म हो गया। इस चीज को सामने रखते हुए तमाम गवर्नमेंट्स यूरोप की जो है वो डरी हुई हैं कि अगर हमने इसको बिल्कुल ओपन कर दिया तो शायद हो सकता है कि इसके नताइज जो हैं बड़े खौफनाक किस्म के निकलें। दूसरा सवाल आपका था शायद मार्केट्स के हवाले से था, मैं बीच में शायद मिक्स कर गया हूँ उसको अपने पहले सवाल के जवाब में ही। तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो है वो काफी चेंज होती नजर आ रही है, लेकिन हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। बकौल अगर पाकिस्तान को हम, चूंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे ज्यादा टेंशन वहाँ की है। मैं उधर ही आपको अब पाकिस्तान की तरफ ही लेके जाने वाला था, आपने खुद ही बोल दिया। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की बहुत हमें देख के परेशानी होती है जी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच लिया है। अजीबोगरीब किस्म के हमारे वज़ीर आज़म बयान दे देते हैं, अजीबोगरीब किस्म के हमारे जो वुज़रा हैं, जो मशीर हैं, बिना सोचे समझे बयान देते हैं, बिना तहकीक किए हुए बयान दे देते हैं। हमारे जो असद उमर साहब हैं वज़ीर तिजारत, कभी उनके बयान सुन ले तो वो कहते हैं जी कि यूरोप जो है उसने अंदाज़ा लगा लिया कि लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया। पता नहीं वो कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि लॉकडाउन। साहब, मेरा ख्याल है कि जिन गुजरात की बात कर रहे हैं उनमें तो ये भी आजकल चल रहा है। आज की ताज़ा जो पोस्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया से है या वो टेलीविजन की एक बड़े ही खूबसूरत सहाफी के साथ इंटरव्यू में, और जहाँ कैबिनेट के लोगों को ये मालूम नहीं कि कैबिनेट में बैठा हुआ कौन है, तो वहाँ ऐसे बयान। यही है ना जी कि वो गुलाम सरवर हैं जो वजीर, उन्होंने ये 2 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में, बल्कि हमारे ही चैनल पे शायद उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें तो यही पता नहीं कैबिनेट में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, उनके नाम क्या हैं, हम उनको जानते भी नहीं हैं। तो ये वो इम्पोर्टेड कैबिनेट है जिसमें मुशीरों की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत हैं, मुशीर, मतलब
इतनी भरमार की हुई है और सब इम्पोर्टेड है, उनको पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैं असल में मैं कहता ही ये हूँ कि आप इतना खौफनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता यूरोप जैसे ममालिक जिनके पास सेहत की तमाम सहूलियात थी, वो एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि वो हैंड्स अप हो गए कि अब हम क्या करें, इतने मरीज आ गए हैं, कहाँ से इनको संभालें। पाकिस्तान के पास तो अभी वो हेल्थ सिस्टम ही नहीं है भाई। अगर खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि अगर वो हालात जो यहाँ थे वो वहाँ पैदा हो गए तो आपके पास सड़कों पर लोग लेटे हुए मरीज नजर आएंगे और वो देखा नहीं जाएगा हमसे। इनका क्या ख्याल है कि कुछ हालात बिगड़े हैं तो उसके बाद समझने का टाइम नहीं मिला, तो उसके साथ ही लॉकडाउन को उन्होंने ओपन कर दिया हुआ है। सर 6 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान में। उस वक्त सिर्फ 150 केसेस थे, 160, जब 6 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ था। और उसके बाद अब लॉकडाउन जब आपकी तादाद 40,000 पे आपके मरीज पहुंच गए, और ये मैं आपको बता दूं कि आपके मरीजों की तादाद 40,000 जो इस वक्त आ रही है वो इसलिए है कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी ही 11,000 पर डे है। आप अपनी आबादी देख लें और आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त 11,000 है, जिसमें से 40,000 आप कर चुके हैं मरीजों को। अगर आप रोज के 20,000 या 25,000 टेस्ट करेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे मरीज? आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग बता ही नहीं रहे हैं। अगर किसी को कोरोना का कोई आ गया सिम्टम, वो लोगों को बता ही नहीं रहा, वो हॉस्पिटल जा ही नहीं रहा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मरीज हैं? टोटल फिगर कितनी है आपके पास? जोई साहब, मसला ये है कि हम जब आप देखें ना, हुक्मरान जो होता है वो पैटर्न सेट करता है कौम का। उसका एक स्टेटमेंट जो है, उसकी एक लाइन ऑफ लेंथ जो है वो आपकी सिम्मत का तयन करती है, आपके मुल्क की, आपके अवाम की। जब आपका प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठ के ऐलान करता है कि इससे कुछ नहीं होता, नज़ला जुकाम बुखार होगा, ठीक हो जाएंगे, ये कोई मसला ही नहीं है, उस वक्त आप एक माइंड सेट बना देते हैं कि जी इसका कुछ भी नहीं, इससे तो मसला ही कोई नहीं। आप पाकिस्तान में आज भी किसी को खड़ा करके पूछ लें कोरोना किथे है, वो कहना जी बुखाओ मैनू किथे कोरोना है, देखो चंगा भला में फिर रहे हैं बाहर। तो भाई आप खुदा के लिए यार इनको, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब ने इसको अपनी अना का मतलब क्यों बना लिया है। इससे पहले भी वो हमेशा हर बात को अपनी अना का मसला बना देते हैं, इसको नहीं बनाना चाहिए था, ये बड़ी दुनिया मर जाएगी। अच्छा राय साहब, इसमें कोई शक नहीं, आपने खुद ही कह दिया, मैं उसकी डिटेल में और तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मत्थे लग जाती हैं, क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा सा रिलेशन लिंक मियां साहब और मेरी जमात को, मैं उनको मुस्लिम लीग का सपोर्टर हूँ, तो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया पे बैठे हुए हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि वो हमेशा से एग्रेसिव है और वो इंतकाम की कार्रवाइयाँ, चले ये बात अलग है। मगर अब जो आपने बात कही कोरोना की, तो कौम और तो मुल्क को देखते हुए उनको कुछ स्ट्रेटजी जो है, उनके जो मशीर है, उनको एक बड़ी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन अच्छा, आप चूंकि वो ऊपर वाली सतह पे बैठे हुए, उन्हें क्या नीचे क्या होगा अगर ये मसला गड़बड़ हो गया। तो इस वक्त जो उन्होंने ओवरसीज का नारा लगाया था, अब ओवरसीज की मैंने जो वीडियो देखी है सोशल मीडिया पर भी, और इवन दो कि मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम पे भी देखा, आपने भी देखा होगा, एक शख्स बैठा कह रहा है जी कि 10,000 का 7,000 का कमरा दिया जाता ओवरसीज को, टेस्ट 24 घंटे, तो उसके बाद वो उसका टेस्ट का रिजल्ट 48 घंटे के बाद, और उसके बाद जो फिर भी 14 दिन का लॉकडाउन उस पर रखा होता है किसी कमरे में, वो उनके ठेके हुए हैं बाकायदा, और उस पर क्या कि जो 7,000 का कमरा है वो 12, 15, 18,000, और उस पर रूम सर्विस चार्जेस, और वो एक दिन का लगभग काफी सारा बिल बना लेते हैं। मेरे अपने एक दोस्त हैं, उनके साथ ये वाकया पेश आया, और वो पाकिस्तान के, उनको एक ऐसे होटल में रखा जिसका किराया आम हालात में 1,000 भी शायद नहीं बनता, वो 7,000 पर डे पर रहे। खाना, पानी की बोतल उनको 250 रुपए की एक पानी की बोतल प्रोवाइड की गई, खाना 1,000 रुपए का उनको पर मतलब एक टाइम का दिया, जिसमें बासी चीजें दी गई। खैर मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बार ओवरसीज ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम का भरपूर जवाब दिया है कि जनाब हमारी तरफों साढ़े वालों हुण माफी समझो। उसकी वजह की सी, उसकी वजह ये थी
کہ یہ ابھی میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ کیوں کیا گیا. میں نے یہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹی آرگنائزیشن کے صدر ہیں، صدور ہیں کافی، میں نے ان کی پوسٹیں دیکھی، میں نے ان کے بیان دیکھے کہ جناب ہمارے لیے اوورسیز کے لیے آپ نے کیا ہے، ہم نہیں دیں گے چندہ. اس کا بڑا ثبوت کیا ہے؟ یہ ٹیلی تھون جو کی تھی پرائم منسٹر نے بیٹھ کے چینلز کے اوپر، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھی، پہلی بات کہ اتنی پرائم منسٹر خود بیٹھ کے چندے کی ایک ٹیلی تھون چلا رہا ہے. چلیں ہو گئی. اس ٹیلی تھون میں ہوا کتنا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ اس میں اتنی مطلب میرا خیال ہے کہ انہوں نے 4 گھنٹے وہ ٹیلی تھون کی تھی. اس میں انہوں نے شاید میرا خیال ہے 50 کروڑ یا کتنا، اور اس میں جو 50 کروڑ ہوا تھا اس میں زیادہ تر کالز جو آ رہی تھی وہ سرکاری اداروں کے چیئرمین، کبھی این ڈی اے کا چیئرمین، کبھی فلاں کا چیئرمین جو ہے وہ اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ اناؤنس کر رہے تھے، جس سے یہ اتنی رقم بنی تھی. یہ اتنی رقم ہے کہ جس سے آپ ڈیفینس میں ایک کوٹھی نہیں خرید سکتے ایک کنال. اور پرائم منسٹر بیٹھا ہو، ورنہ اتنی رقم جو ہے نا، یہ خان صاحب جب آتے تھے مانچسٹر، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، شوکت خانم کے لیے یا نیمل یونیورسٹی کے لیے جب یہ آ کے چندے مانگتے تھے، تو اتنی جتنی چیریٹی انہوں نے 4 گھنٹے کی ٹیلی تھون چلا کر پوری دنیا سے اکٹھی کی ہے، اتنی یہ صرف مانچسٹر سے ایک دن میں 1 سے 2 گھنٹے کے پروگرام میں آ کے چیریٹی کر کے لے جاتے تھے. آج ان کو ٹیلی تھون ٹی وی کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ اوورسیز نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں، اوورسیز سے میں نے ایک کال نہیں سنی. اور ان کے دوستوں میں ان کو جانتا ہوں، پرسنل دوستوں کو، جو خالی ایک بندہ جو ہے وہ 1 ارب کی چیریٹی اس دن دے سکتا تھا، لیکن کسی ایک نے کال نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اب نہیں دینا چاہتے. وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اوورسیز یہاں پھنسے ہوئے ہیں. 60 پاکستانی ڈاکٹر اس وقت یو کے میں پھنسے ہوئے ہیں جو امتحان دینے آئے تھے پاکستان سے. یہاں آ کر ان کے امتحان بھی کینسل ہو گئے. وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے پیسے، نہ ان کے پاس کسی ہوٹل کا کرایہ دینے کے پیسے. پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو واپس نہیں لے کے جا رہے کہ جی ہمارے پاس ان کو رکھنے کے لیے، کوارنٹائن کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. او بھائی، یو کے کو دیکھ لو، فلانے کسی اور ملک کو اٹھا کے دیکھ لو، اپنے لوگوں کو زور دے رہے ہیں کہ جی ہم نے واپس لے کے آنا. چارٹرڈ فلائٹس بک کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لے کے. انہوں نے پھینک دیا ہے کہ جائیں آپ لوگ، ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، واپس خالی جہاز گئے ہیں. پی آئی اے کے یو کے اور میرا خیال امریکہ، مجھے امریکہ تو پتہ نہیں، مجھے میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں ادھر کی بات کروں گا. یہاں پر پی آئی اے کی فلائٹ کا ایک انہوں نے اجرا کیا ہے، اس پر بھی لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. خیر میں اس کی تنقید پہ نہیں جاتا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپین والے لوگوں نے اس پر ریکویسٹ کی کہ ہماری ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ یہاں پڑی ہوئی ہیں، ٹریٹڈ باڈیاں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پلیز بواسطہ خدا، جیسے میں برطانیہ کو ایک فلائٹ دی ہے، ہمیں بھی دیں، چاہے ویک میں ایک دے دیں، چلو کم از کم ہماری ڈیڈ باڈیاں تو کارگو کر کے لے جائیں. ان کے جو پیارے ہیں وہ ان کی ڈیڈ باڈیوں پہ انتظار کر رہے ہیں. جن معاملات پہ ہم چل نکلے یہ واقعہ ہی موت کے کھلاڑیوں والی بات ہو جائے گی. کچھ سختی ہو گئی تو پتہ نہیں صبح ہمیں کوئی فون بھی آ جائے کہ آپ کیا وہاں بیٹھ کر ہماری کیا جو مہیا کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالیں شالیں آتی رہتی ہیں، اور کالیں کرنے والے جو ہیں بڑا پرانے ان کے یہ کام ہے. خیر ہم بات سچی کر رہے ہیں، اور کالیں چھوڑ کے جو مرضی کر لیں، بات جو کھری ہے وہ کھری ہے. اگر کسی پارٹی کے خلاف ہوگی، میں جرنلسٹ ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا، مجھے جہاں نظر آئے گی، جہاں مجھے یہ لگے گا کہ میری قوم کو یا میرے ہم وطنوں کو پرابلم ہے، میرا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا. حکمرانوں کے خلاف اس لیے آواز زیادہ اٹھتی ہے، میڈیا کو اس لیے زیادہ بولنا پڑتا ہے کیونکہ وہ حکمران ہوتے ہیں. ہم ان سے امید کرتے ہیں، لوگ ان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ امید ہے، اس لیے ان کو یہ لگتا ہے نا. توقعات اوورسیز نے بھی توقع کی تھی کہ ہمارا ملک بدل جائے گا، جب ہم جائیں گے ہمیں فلائٹیں ملیں گی. بعد میں پتا چلا کہ آپ ایک موبائل لے کے جاؤ گے تو اس پر بھی ٹیکس ہوگا، بجائے کہ آپ اپنے کسی خاندانی یا کسی بہن بھائی ماں باپ کے لیے تحفہ کے طور پر کمیونیکیشن کی سہولت کے لیے لے کے جاؤ تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور اس کے اوپر اس کو ریچارج کرنے کا بھی ٹیکس، پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس. پھر بھی سب کچھ وہیں کا وہیں، بلکہ اس سے بدتر ہوا. چلے اس موضوع پہ نہیں جاتے. اچھا راہیل صاحب، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آخری 30 سیکنڈ میں کچھ کہیں، کیا کہیں گے کورونا کے حوالے سے؟ عید آ رہی ہے، عید کے حوالے سے، اور اس پر جو کوشش ہو رہی ہے ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے کہ سوشل ڈسٹینس یا عید کے دوران بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کورونا ابھی گیا نہیں.
तो क्या कहेंगे, मैसेज दीजिए। चौधरी साहब, सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ईद में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, सर पे आई खड़ी है बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ईद पर हमें हमारी जो एशियन कम्युनिटी है ना जी, मैं इसको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप खुदारा नानी दादी को बच्चे मिलाने में 2 दिन 2 हफ्ते सब्र कर लें। ऐसी ईदें अगर आप जिंदा रहेंगे तो ऐसी बहुत सी ईदें और आ जाएंगी। आप इसको फिलहाल घर में रहें और घर से बाहर निकल के बिल्कुल किसी जगह ना जाएं। अपने बच्चों के साथ घर में ईद मनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये हमारे मुल्क में, यहाँ यूके का वेदर ऐसा है कि इसको कोरोना को सपोर्ट करता है, इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग घर में रहें। अभी ये कहीं नहीं गया कोरोना, इसकी शिद्दत कम हुई है लेकिन ये गया कहीं नहीं है। इसके सेकंड फेज का बहुत ज़्यादा खतरा है और उससे तभी बचा जा सकता है। आप देख लें 40,000 लोग मर गए हैं, मजीद 40,000 की गुंजाइश नहीं है। और हमारे एशियन बहुत ज़्यादा इसमें जांबब हुए हैं। उनकी वजह क्या थी कि हमारा फैमिली सिस्टम, हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इसलिए हमारी फैमिलीज में ये ज़्यादा फैला था। तो इसको ज़हन में रखते हुए प्लीज़ आप लोग घर में रहें। मेरा ये मैसेज है जी, दरख्वास्त है, बल्कि मैसेज क्या है जी, दरख्वास्त है तमाम लोगों से। तो मेरी तरफ से भी राजा साहब ने जैसा कहा, ईद में अब 2-4 दिन है, 2 दिन है शायद, 3 दिन है। तो मेरी तरफ से विल्सन टीवी की ओर से सबको बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। और राजा साकिब साहब ने भी कहा ईद मुबारक हो। और जैसा उन्होंने भी कहा, मैं भी वही उनको सेकंड भी करूंगा और अपनी तरफ से भी कहूंगा कि ईदें फिर आएंगी अगर कोरोना से हम बचे रहेंगे। नानी दादी को मरवाना है तो अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि देखें, मैंने राजा साहब को ले लिया, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं कि आप 30-30 बंदे एक टाइम में ऑनलाइन होकर गपशप लगा सकते हैं। सब एक दूसरे को ईद मुबारक भी कह सकते हैं। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। खुदा करे कि वहाँ भी अच्छी ईद गुजरे और अमन और शांति से गुजरे और कोरोना से बच बचाव से गुजरे। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपसे किसी खास मौजू पर नशिस्त करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते रहिए विल्सन टीवी और मेरी तरफ से, राजा साहब की तरफ से, खुदा हाफिज।